स्ट्रेंजर थिंग का लास्ट एपिसोड पूरी तरीके से एल पे बेस्ड था कि कैसे एल ने एक बार के लिए दूसरी लाइफ को भी अपनाना सही समझा था, लेकिन उसके बाद वो वापस से ट्रैक पे आ गई और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को याद करते हुए हॉकिंस में जाने वाली थी। इसी के साथ हमने उससे भी पहले वाला एपिसोड देखा था जहाँ पे लैब के अंदर हॉपर खड़ा था और सारे डेमोगॉर्गन्स ऊपर आने वाले थे। इस एपिसोड के अंदर काफी सारे एपिसोड को लेकर आगे की कहानी कंटिन्यू की गई है। गाइज, ये एपिसोड भी अब तक का काफी बेस्ट एपिसोड रहा है सीजन का। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वापस से वही हॉपर को देखते हैं जो कि डॉक्टर ओन से पूछता है कि ये दरवाजा टूटेगा तो नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी एक डेमोगॉर्गन आके इस दरवाजे को जोर जोर से टक्कर दे रहा था। डॉक्टर ओन्स कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। और तभी वहाँ पे एक के बाद एक काफी सारे डेमोगॉर्गन्स आने लगते हैं जो कि इस दरवाजे के अंदर दरार भी ला चुके थे। डॉक्टर ओन्स को लग चुका था कि ये दरवाजा इतनी देर इनको नहीं बचा पाएगा, इसी कारण वो रेड अलर्ट कर देते हैं। रेड अलर्ट होने के साथ में ही सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पे माइक भी भाग के वापस से जॉयस और विल के पास पहुँचता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। इधर डॉक्टर ओन्स हॉपर को लेके सीढ़ियों के रास्ते से भागते हैं। वहीं पे बाकी सारे लोग लिफ्ट के थ्रू जाने लगते हैं, लेकिन जो लोग लिफ्ट के थ्रू गए थे उन लोगों का दरवाजा बंद होने से पहले ही उनके ऊपर डेमोगॉर्गन्स ने अटैक कर दिया था और वो सारे लोग वहीं पे मारे गए। यहाँ पे माइक आके जॉयस को समझाता है कि ये विल नहीं है, ये एक जासूस बन चुका है, ये माइंड फ्लायर के कब्जे के अंदर है, ये हर किसी को हमारी लोकेशन बताता जा रहा है, इसे बेहोश करना पड़ेगा। लेकिन जॉयस ये बात नहीं मानती और खुद के बेटे से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे जानते हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। लेकिन जो अपनी माँ को ही नहीं पहचान सकता, इसका मतलब तो साफ था कि वो किसी और के कंट्रोल में था। विल काफी देर बाद बोलता है कि आप मेरी माँ हो। ये चीज सुनते ही जॉयस समझ जाती है कि विल को बेहोश करना ही पड़ेगा। वो बॉब के साथ मिलकर अपने बेटे को बेहोश कर देती है। अब तक यहाँ पे हॉपर भी पहुंच चुका था जो कि विल को गोदी में लेकर यहाँ से भागने लगता है। डॉक्टर ओन्स के साथ में ये सभी लोग एक रूम के अंदर चले जाते हैं और ये रूम सिक्योरिटी रूम था जिसके अंदर सारे कैमरों का एक्सेस था। ये अपनी आंखों से देख पा रहे थे कि पूरे हॉकिंस लैब के अंदर डेमोगॉर्गन काफी हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं और लोगों को मारते जा रहे हैं। और तभी यहाँ पे एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मैक्स और बिली के घर, जहाँ पर बिली को तो एक डेट के लिए जाना था, इसी कारण वो अच्छी तरीके से रेडी हो रहा था। और तभी यहाँ पे बिली के फादर आते हैं जो कि पहले से ही देख चुके थे कि मैक्स के रूम के अंदर मैक्स नहीं है और उसका विंडो ओपन है। वो बिली को आके पूछते हैं कि आखिर मैक्स कहाँ है। बिली कहता है कि यही कहीं घर में होगी। तो इनके फादर कहते हैं कि मैक्स के रूम की विंडो ओपन है, मैक्स अपने घर में नहीं है और रात काफी ज्यादा हो रही है। तुम्हें जब बोला गया था कि तुम्हें उसका ध्यान रखना है तो फिर तुम आखिर कहाँ थे। तब यहाँ बिली भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैक्स कोई छोटी बच्ची नहीं है और उसके लिए कोई बेबी सिटर का काम नहीं करने वाला मैं। असल के अंदर बिली के फादर ने एक और दूसरी मैरिज करी थी और मैक्स इसी लेडी की बेटी थी, यानी कि मैक्स और बिली आपस में स्टेप सिबलिंग्स थे। इसी कारण बिली को मैक्स की मॉम नहीं पसंद और वो मैक्स के ऊपर भी बहुत गुस्सा किया करता था। इसी कारण वो अपने फादर से भी गलत तरीके से बात करता है कि उसे मैक्स की कोई परवाह नहीं है। और अब तो यहाँ बिली के फादर बिली को लेके बहुत बुरी तरीके से पीट देते हैं और उसके ऊपर गुस्सा भी दिखाते हैं, यानी कि अब तक बिली की जो भी स्मार्टनेस और जो भी होशियारी दिखाई गई थी वो एक ही मिनट में बिली के फादर आके निकाल देते हैं और कहते हैं कि जाके अपनी बहन को ढूंढो और मेरी पत्नी से माफी मांगो। यहाँ हम मैक्स को देखते हैं जो कि बाकी सारे बच्चों के साथ में थी, यानी कि डस्टिन, ल्यूकस और स्टीव के साथ में। ल्यूकस यहाँ डस्टिन पे चिल्लाता है कि तुमने आकर ग्रुप का रूल तोड़ा है, तुमने अगर डांट को कभी रखा ही नहीं होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद में डस्टिन भी गुस्से में आ जाता है और ल्यूकस को कहता है कि ग्रुप का रूल तो तुमने भी तोड़ा है, तुमने भी मैक्स को सब कुछ बताया है जो कि उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए था। इन दोनों के बीच में बहस बढ़ जाती है और तभी वहाँ पे स्टीव को कुछ आवाजें आने लगती है। ये सभी आवाजों को फॉलो करते हुए पहुँचते हैं तो इन्हें काफी दूर हॉकिंस का लैब दिखाई देता है और साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि सारे डेमोगॉर्गन्स हॉकिंस के लैब की तरफ जा रहे हैं। डस्टिन कहता है कि ये सभी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ सीन हॉकिंस लैब के अंदर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हॉपर डॉक्टर ओन से पूछता है कि क्या आपको पता है कि ये दरवाजे कैसे खोले जा सकते हैं। तो डॉक्टर ओन्स कहता है कि जब लैब के अंदर सिक्योरिटी अलर्ट होता है तो यहाँ की सिक्योरिटी के लिए यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, साथ ही साथ में सारे सिक्योरिटी डोर्स भी लॉक हो जाते हैं, यानी कि ना तो यहाँ से कोई बाहर जा सकता है ना ही यहाँ से कोई अंदर आ सकता है। अगर उन दरवाजों को नहीं खोला गया तो हम लोग भी यहीं पे अटक के रह जाएंगे। हॉपर कहता है कि उन दरवाजों को कैसे खोला जा सकता है, आप मुझे बस ये बताइए। डॉक्टर ओन्स कहते हैं कि 3 मंजिल नीचे जाके एक सिक्योरिटी रूम है जिसके अंदर जाके तुम्हें पूरा सिक्योरिटी सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा और उसके बाद में जितने भी सिक्योरिटी लॉक लगे हैं उन सबको ओपन करना पड़ेगा, वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा और लाइट्स वापस आ जाएंगी। ये चीज सुनते ही बॉब को पता चल जाता है कि ये सब कुछ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, यानी कि बेसिक लैंग्वेज का यूज किया गया है। ये एक प्रॉपर लैंग्वेज थी जो कि यहाँ पे खड़े किसी भी इंसान को नहीं आती थी। बॉब हॉपर और डॉक्टर ओन्स दोनों से पूछता है कि क्या आपको ये आती है और आप जा सकते हैं, तो दोनों ही मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी हॉपर कहता है कि मैं कर लूंगा, तुम लोग मुझे बताते जाना। बॉब को पता था कि अगर हॉपर गया तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसी कारण वो कहता है कि मैं वहां जाऊंगा।
जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले बॉब हॉपर को कहता है कि जैसे ही दरवाजे खुलेंगे तुम मुझसे वादा करो कि तुम सबको लेके यहाँ से भाग जाओगे। मेरी कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं वापस भी आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। हॉपर कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं सबको लेके चला जाऊंगा, लेकिन मैं रुकूंगा तुम्हारे लिए और तुम्हें लेने वापस भी आऊंगा। इधर हम यहाँ पे नैन्सी और जॉन को देखते हैं जो कि अपने घर से वापस आ रहे थे। असल के अंदर जॉन जब अपने घर गया था तो उसे जॉयस और विल दोनों ही नहीं मिले थे और उन्हें शक था कि सभी लोग हॉकिंस लैब गए होंगे, इसी कारण ये दोनों भी हॉकिंस लैब आते हैं। लेकिन यहाँ के दरवाजे बंद थे और आवाजें इन्हें भी आने लगती है कि हॉकिंस लैब के अंदर कुछ न कुछ तो गलत है। और तभी इन्हें झाड़ियों के अंदर से भी आवाजें आने लगती है। इन्हें लगता है कि शायद कोई इनके ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन तभी वहाँ झाड़ियों से निकल के स्टीव, ल्यूकस, डस्टिन और मैक्स आते हैं। दोनों ही ग्रुप एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों ही यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी इनका आर्ग्यूमेंट खत्म होता है जब इनके सामने लैब के अंदर से आवाजें आने लगती है। यहाँ डॉक्टर ओन्स के डायरेक्शन के थ्रू बॉब आगे बढ़ता जाता है। वो सिक्योरिटी रूम तक पहुंच चुका था और उसके बाद में सारे सिस्टम को रिबूट करके वापस से कमांड देने लगता है और हर एक दरवाजे को खोलने लगता है। जैसे जैसे सिक्योरिटी ओपन होने लगती है वैसे वैसे लाइट्स आ जाती है, कैमरे ऑन हो जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे को देख पाते हैं। यहाँ पे बाहर जितने बच्चे खड़े थे वो भी अब अंदर आ सकते थे। अब कैमरे के थ्रू डॉक्टर ओन्स यहाँ पे बॉब को डायरेक्शन देके बताते हैं कि तुम्हें अब कहाँ से निकलना है। असल के अंदर बाहर जाने के हर रास्ते पे डेमोगॉर्गन घूम रहे थे, इसी कारण बॉब यहाँ पे फायर अलार्म स्टार्ट करता है जिससे कि पानी गिरता है और कुछ रास्ता साफ हो जाता है। दरवाजे खुलने के साथ में ही डॉक्टर ओन्स हॉपर को कहता है कि तुम यहाँ से विल को लेके और बाकी लोगों को लेके निकलो, मैं यहीं पे ही रुकूंगा। हॉपर अब यहाँ पे जॉयस, विल और माइक को लेके भागता है। बॉब यहाँ से आगे निकलने की कोशिश करता है लेकिन फिर से उसे कॉरिडोर के अंदर कुछ डेमोगॉर्गन्स मिलने वाले थे, इसी कारण डॉक्टर ओन्स कहते हैं कि तुम्हारे पास के स्टोर रूम में चले जाओ और दरवाजा मत खोलना। बॉब अंदर की तरफ रहता है और डेमोगॉर्गन के जाने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है तो गलती से उसके हाथ से एक स्टिक नीचे गिर जाती है और उसी की आवाज से उसके पीछे डेमोगॉर्गन आने लगता है। ओन्स कहते हैं बॉब को कि भागो यहाँ से। बॉब काफी तेजी से भागता है। यहाँ हॉपर सारे लोगों को लेके बाहर तक आ चुका था लेकिन जॉयस अभी भी बॉब का वेट करती है कि वो काश अब तो आ जाए। लास्ट मोमेंट पे बॉब पहुंच भी जाता है और ये लोग बस बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी एक डेमोगॉर्गन आके बॉब के ऊपर सीधा अटैक करता है। यहाँ जॉयस चिल्लाती ही रह जाती है लेकिन वो बॉब को नहीं छुड़वा पाती। हॉपर आके उस डेमोगॉर्गन पे शूट करता है और बहुत सारा फायर करता है लेकिन फिर भी वहाँ पे वो एक डेमोगॉर्गन मरने की बजाय वहाँ पे 4-5 और आ जाते हैं। बॉब तो मारा जा चुका था, इसी कारण हॉपर जॉयस को वहाँ से लेके बाहर निकल जाता है। तब तक वहाँ पे जॉन और नैन्सी कार लेके पहुंचे थे। इधर हॉपर भी अपनी गाड़ी लेके आता है, सारे बच्चों को गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से भाग जाता है। और ये सबसे सैड सीन था गाइस अब तक का कि बॉब जो कि अब तक का इतना अच्छा इंसान था वो इन डेमोगॉर्गन्स की वजह से मारा गया। अब यहाँ पे सारे के सारे लोग एक साथ में घर पहुंच चुके थे जॉयस के, जहाँ पे विल को सुला रखा था। हॉपर इमरजेंसी टीम मंगाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे उसकी बातों का कोई बिलीव नहीं करता कि हॉकिंस के लैब के अंदर कोई इतना बड़ा हादसा हुआ होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इन लोगों को बिलीव भी नहीं था कि क्या कोई इमरजेंसी टीम यहाँ पे आ भी सकती है या नहीं आ सकती है। ये सब लोग एक साथ फंस चुके थे और तब जाके डस्टिन यहाँ पे एक बुक लेकर आता है और उसके बाद में सबको बताता है इस मॉन्स्टर के बारे में। इस मॉन्स्टर का नाम माइंड फ्लेयर था जो कि काफी 1000 सालों पहले का एक एंशिएंट मॉन्स्टर था जिसको अपना डायमेंशन याद तक नहीं है और ना ही वो पता कर पा रहा है कि आखिर उसे रहना कहाँ पर है। डस्टिन ये भी बताता है कि जितने भी डेमोगॉर्गन्स है ये सारी उसकी आर्मी है। जॉयस और हॉपर को कुछ समझ नहीं आता, इसी कारण वो कहते हैं कि ये हमसे चाहता क्या है और आखिर हम इसे मार कैसे सकते हैं। तब डस्टिन कहता है कि माइंड फ्लेयर हम पे नजर रखा हुआ है, अगर इसके ही मेन सोर्स को मार दिया जाएगा तो ऑफ कोर्स इसकी आर्मी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसे मारने से पहले हमें इसकी कमजोरियां, कमियां सब कुछ पता करनी पड़ेगी। ये सुनते ही माइक कहता है कि ये चीजें तो हमें विल ही बता सकता है क्योंकि सिर्फ विल ही ऐसा है जिसके थ्रू माइंड फ्लेयर ने हमारे ऊपर नजर रखी हुई है। तब वहाँ पे मैक्स कहती है कि हम उसके ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं। तब जॉयस और हॉपर कहते हैं कि विल अभी भी अपनी बॉडी के अंदर ही है, अगर हम उससे मदद मांगेंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेगा, लेकिन उससे पहले हमें उसे कोई ऐसी जगह पे लेके जाना पड़ेगा जिस जगह को वो जानता नहीं हो। अगर ऐसी जगह पे वो रहेगा तो माइंड फ्लेयर शायद हम तक पहुंच भी नहीं पाएगा। अब जब ये लोग सब तय कर चुके थे कि इन लोगों को कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ से माइंड फ्लेयर विल के ऊपर कंट्रोल ना कर सके, इवन विल भी उस जगह को ना पहचान पाए क्योंकि उसी विजन से माइंड फ्लेयर उस पे कंट्रोल करता है। इसी विजन को क्रिएट करने के लिए ये सभी लोग जॉयस के बैकयार्ड के अंदर पहुंचते हैं। ये वही जगह थी जहाँ से फर्स्ट सीजन के अंदर अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा खुला था और विल गायब हो चुका था। इसी स्टोर रूम को पूरी तरीके से खाली किया जाता है। यहाँ नैन्सी स्टीव को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने बच्चों की मदद करी है। यहाँ पे डस्टिन और ल्यूकस की भी वापस से दोस्ती हो चुकी थी क्योंकि पहले इन दोनों की लड़ाई इस बात को लेकर हो रही थी कि तुमने डैड को क्यों पाला या फिर तुमने मैक्स को क्यों बताया। इधर मैक्स भी यहाँ माइक से बात करती हुई कहती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है इन लोगों की स्टोरी के बारे में। तब माइक कहता है कि ल्यूकस को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैक्स कहती है कि अब तो मुझे पता चल चुका है तो फिर इन बातों को छुपाने से क्या फायदा। अब ये सब लोग एक साथ मिलके उस पूरे स्टोर रूम को तैयार कर चुके थे। उस पूरे स्टोर
पूरे रूम को इन्होंने ब्लैक से कवर कर दिया था, यानी कि पूरा ब्लैकआउट, जिससे कि उस रूम को पहचाना ना जा सके। और उसके बाद में हेलोजन लाइट्स लगाई गई ताकि उससे गर्मी भी पैदा हो सके और विल उस जगह को पहचान भी ना पाए। उसके बाद में विल को उठाया जाता है और उसे पूछा जाता है और उसके बाद में यहाँ पे हॉपर, जॉयस, माइक और जॉन रुकते हैं। बाकी सारे लोग जॉयस के घर के अंदर परेशान हो रहे थे कि आखिर अब क्या हो सकता है। अब यहाँ पे विल को उठाया जाता है। विल जैसे ही अपनी आंख खोलता है तो उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे बांध के क्यों रखा गया है, मुझे खोल दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। एक ही चीज को वो बार बार रिपीट करता जाता है। तब यहाँ पे हॉपर माइंड फ्लेयर की तस्वीर लेके आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, क्या तुम इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। और अब तो विल बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आता, वो पूरी तरीके से माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में था और वो बस एक ही बात रिपीट कर करके चिल्लाने लगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तब हॉपर उसे गले से लगाता है, उसे थोड़ा शांत करता है। जॉयस को पता था कि उसका बेटा अभी भी उसकी बॉडी के अंदर ही होगा, इसी कारण वो अपने बेटे से पुरानी बातें करने लगती है कि कैसे उसका बर्थडे आया करता था, ये लोग कैसे सेलिब्रेशन किया करते थे, कैसे उसे फर्स्ट बाइसिकल दिलाई गई, कैसे उन लोगों ने पेंटिंग बनाई थी। लेकिन विल किसी भी चीज को लेकर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तब यहाँ पे जॉन ट्राई करता है कि कैसे जॉन ने अपना फर्स्ट एल्बम विल को दिया था। तब वहाँ पे माइक आता है और बताता है कि कैसे हम लोगों ने साथ में स्टडी करी थी और कैसे हम लोगों की फर्स्ट क्लास में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बने थे। विल यहाँ पे रोता है लेकिन कोई भी चीज रिपीट नहीं करता या उन लोगों को आंसर नहीं करता। वो वही चिल्लाने की कोशिश करता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। दिमाग पे कंट्रोल माइंड फ्लेयर का था, लेकिन विल अभी भी कहीं ना कहीं इस बॉडी के अंदर था। ये चीज हॉपर समझ चुका था क्योंकि विल यहाँ पे अपनी चेयर के ऊपर बार बार में टैप कर रहा था और तभी हॉपर समझ जाता है कि विल हमसे बात करने के लिए किसी दूसरी लैंग्वेज का यूज कर रहा है। ये मोर्स कोड्स थे। उन चीजों को डिकोड करने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि विल ने हियर लिखवाया है। इसका मतलब है कि विल यहीं पे ही है और इन लोगों को सुन और समझ सकता है। अब यहाँ पे घर पे बैठे सारे बच्चे इन कोड्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे दूसरी तरफ जॉन, माइक और जॉयस विल से बातें करती जाते हैं। इसका मतलब था कि ये लोग माइंड फ्लेयर को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से विल इन लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। आखिर में जब सारी चीजें डिकोड हो जाती है तो उसमें लिखा हुआ आया था क्लोज गेट, यानी कि दरवाजा बंद करो। इसका मतलब था कि अगर इन लोगों ने दरवाजा बंद नहीं किया तो ये चीजें बढ़ती ही जाएंगी। और तभी यहाँ पे जॉयस के घर का टेलीफोन बज जाता है। असल के अंदर इमरजेंसी टीम वालों ने जॉयस के घर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी होगी, लेकिन तभी ये आवाज विल के कानों में पड़ जाती है और विल को पता चल जाता है कि इस टाइम पे वो अपने घर के अंदर ही है और धीरे धीरे वो बेहोश होने लगता है। इसका मतलब था कि माइंड फ्लेयर उसके ऊपर कंट्रोल कर चुका है और अपने सारे डेमोगॉर्गन की टीम को बता चुका है कि ये लोग कहाँ छुपे हुए हैं। जॉयस वापस से विल को बेहोश कर देती है ताकि वो ज्यादा विजन्स क्रिएट ना कर सके। ये लोग जब बाहर आते हैं तो इन्हें डेमोगॉर्गन्स की आवाजें आने लगती है। सभी लोग घर के अंदर पहुंच चुके थे। गन किसी को भी चलानी नहीं आती थी, लेकिन तब नैन्सी कहती है कि उसे चलानी आती है और एक गन हॉपर नैन्सी को दे देता है। बाकी सभी लोग अपने हाथ में दूसरी दूसरी चीजें पकड़ के खड़े हो जाते हैं। ये आवाजें धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, मानो कि डेमोगॉर्गन इनके घर के बहुत पास थे, लेकिन कोई भी इनके घर के अंदर एंटर नहीं कर रहा था। ये डेमोगॉर्गनों की चीख निकल रही थी, मानो कि उन्हें कोई मार रहा था। और तभी एक डेमोगॉर्गन कांच की खिड़की को तोड़ते हुए सीधा कमरे के अंदर पहुंच जाता है। सभी को लगता है कि ये जिंदा है, लेकिन हॉपर जब चेक करता है तो वो जिंदा नहीं था, यानी कि मर गया था। इसका मतलब था कि कोई डेमोगॉर्गन्स को मार रहा है। और तभी जॉयस के घर के दरवाजा ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है और वो दरवाजा जब खुलता है तो उसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि चलती हुई 11 आ रही थी। ये चीज देख के सबके होश उड़ जाते हैं। हॉपर का दिमाग में यही चल रहा था कि एल यहाँ कैसे पहुंच गई, और माइक तो एल को देख के बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि आखिर वो कहे क्या। एल भी माइक को देख के बहुत खुश थी। एल के नाक से ब्लड बह रहा था। इसका मतलब था कि उसने अपनी पावर्स का यूज किया है और उसी ने इन डेमोगॉर्गन्स को मारा है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत कुछ देखा है। इन सारे लोगों के ऊपर डेमोगॉर्गन्स अटैक कर रहे हैं और एल भी लौट चुकी है इन सबकी मदद के लिए, यानी कि इन सब लोगों का रीयूनियन हो चुका है। क्या एल इन सारे डेमोगॉर्गन्स को मार पाएगी या वापस से अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा बंद कर पाएगी, ये तो गाइस हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस सीजन के लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।